नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा प्यारा MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है, इसके क्या फंक्शंस है, ये क्या काम करता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी आज की क्लास में। तो भैया बिना देरी किए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो अब समझो कि MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है क्या। तो नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो किसके बारे में बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स को देखने के लिए बनाई गई है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब जितनी भी हमारे सराउंडिंग्स में, आसपास में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी कंट्री में जितनी भी कोऑपरेट बॉडी है या ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं कोऑपरेट से डील करते हैं, कोऑपरेट सेक्टर से, कोऑपरेट एनवायरनमेंट से, कंपनीज एक्सेट्रा से डील करते हैं, उनके ऊपर भैया ये निगरानी रखेगी, उनको एडमिनिस्टर करेगी कि ये किस हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या कौन से ये एक्ट्स कर रहे हैं, क्या जो ये काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कोई ऑफेंस तो नहीं कर रहे, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्या, ये सारी चीजें देखती है। इस सबको मैनेज करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, ऊपर ऊपर से समझ में आ गया आपको कि MCA क्यों बनाया गया, इसका क्या पर्पस है, क्या काम ये करती है। अब थोड़ा सा और डीप में उतरते हैं और पढ़ते हैं कि MCA और भी क्या क्या काम करती है। तो पढ़ो मेरे साथ। द मिनिस्ट्री is primarily concerned with the administration of the Companies Act 2013, the Companies Act 1956, the Limited Liability Partnership Act 2008, and other allied acts and rules and regulation framed there under mainly for regulating the functioning of the corporate sector in accordance with the law. The ministry is also responsible for administering the Competition Act 2002 to prevent practices having adverse effect on competition, to promote the sustained competition in the markets, to promote the interest of the consumer through the commission set up by the act. क्लियर है? हाँ जी सर। नहीं क्लियर है सर? कैसे क्लियर है? आपने तो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ दिया, क्या क्या बात की पता नहीं, कौन कौन से आपने एक्ट्स के नाम लिए, सारी चीजें तो हमारी सर के ऊपर से गई। क्या बोला आपने? तो मैंने सिंपली ये बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करती है, तो इट इज प्राइमरी कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, किसके एडमिनिस्ट्रेशन से? तो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, साथ ही साथ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और कॉम्पिटिशन एक्ट, और इसके साथ कोई अलग अलाइड अगर एक्ट्स है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो फ्रेम किए गए हैं पर्टिकुलर हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, तो उन सब पे ये निगरानी रखती है। ठीक है, ठीक है। जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया कि MCA क्या करती है, बेसिकली देखती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, अब MCA कैसे डिसाइड करेगी कि कोई पर्सन ढंग से काम कर रहा है या कुछ गड़बड़ी कर रहा है, कुछ फ्रॉड कर रहा है? तो सिंपली चेक करने का एक तरीका है कि पर्टिकुलर एक्ट में क्या लिखा है, क्या कोई पर्सन या कंपनी या कोई कॉर्पोरेट उस एक्ट के हिसाब से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर एक्ट के हिसाब से वर्क कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, सही काम कर रहे हो आप। अगर एक्ट के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा है, कौन कौन से एक्ट, तो सारे एक्ट्स के नाम मैंने अभी आपको बताया, कंपनीज एक्ट हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट हो गया, ये अपना कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, तो इतने सारे एक्ट जो भी लग रहे हैं उनके हिसाब से जो पर्सन है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो क्या वो ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके अंदर उनको पिनलाइज किया जा सकता है, जिससे लोगों का लॉस हो रहा है। तो इन सभी चीज को देखने का काम है हमारा, इन सभी को एडमिनिस्टर करने का काम है हमारा MCA का। क्लियर है? हाँ जी सर। और क्या कर रहा है भैया हमारा MCA? तो बिसाइड्स इट एक्सरसाइजेस सुपरविजन ओवर द 3 प्रोफेशनल बॉडीज, इसके अलावा एक्ट को तो एडमिनिस्टर कर रहा है, साथ ही साथ ये सुपरवाइज भी कर रहा है 3 प्रोफेशनल बॉडीज। तो कौन कौन सी 3 प्रोफेशनल बॉडी? तो भैया पहली है हमारा ICI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दूसरा है भैया हमारी प्यारी ICSI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और तीसरा है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI अगेन। ठीक है, तो ये जो 3 प्रोफेशनल बॉडी है जो कॉमर्स सेक्टर की, कॉमर्स के एनवायरनमेंट के जो बेसिकली बहुत 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, इनके ऊपर भी ये सुपरविजन करता है कि भैया ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 3 separate acts of the parliament for proper and orderly growth of the professions concerned। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये जो 3 हमारी बॉडीज है, ठीक है, चाहे वो CA की बॉडी हो, ICI, हमारे CS की बॉडी हो ICSI, और CMA की बॉडी हो ICAI अगेन, ये तीनों किसके अंदर बने? एक एक्ट के अंदर बने। इनका पर्टिकुलर एक एक्ट है और उस एक्ट के अंदर ये 3 बॉडी एस्टेब्लिश हुई है। तो क्या ये तीनों बॉडी अपने एक्ट के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं, प्रॉपर जिन पर्पस के लिए इनको बनाया गया था ये वो पर्पस आज की डेट में फुलफिल कर रही है कि नहीं, ये सारी बातें देखता है हमारा MCA। क्लियर है? हाँ जी सर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अब आगे देखते हैं। तो द मिनिस्ट्री
also has a responsibility of carrying out the functions of central government relating to administration of Partnership Act 1932, the Companies Donations to National Funds Act 1951 and Societies Registration Act 1980। तो ठीक है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करती है एमसीए इन पर्टिकुलर 3 एक्ट्स के ऊपर भी। कौन कौन से एक्ट? तो पार्टनरशिप एक्ट क्या ईयर है? 1932। ईयर याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है एमसीक्यू बन के आ जाए कि पार्टनरशिप एक्ट कब बना था, इसका ईयर क्या है। या दूसरा जो एक्ट है हमारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्या ईयर है इसका? 1980। ये कब आया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड्स एक्ट 1951, इस पे भी इनका ध्यान रहता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं इन सभी एक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? हाँ जी सर। अब पार्टनरशिप एक्ट क्या आपको अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड्स एक्ट। ठीक है, ये क्या एक्ट है? तो ये बेसिकली बात करते हैं कि एक कंपनी किस हिसाब से डोनेशन दे रही है, ठीक है, कितना डोनेशन दे सकती है, कितना देना चाहिए, क्या लिमिट है, ये सब बारे में ये एक्ट हमारा बात करता है। अभी एक्ट लाया क्यों गया? तो हो सकता है कि कंपनी अपने ब्लैक के पैसे को व्हाइट करने के लिए डोनेशन दिखा दे बैलेंस शीट में। क्लियर है? हाँ जी सर। इनकम टैक्स बचाने के लिए या वेरियस टैक्स बचाने के लिए कंपनी डोनेशन दे सकती है, ठीक है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट का, जबकि वो ऑथराइज ना हो, जरूरी भी ना हो। ठीक है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए कंपनी अगर कोई गलत काम कर रही तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये एक्ट हमारा लाया गया, जिसके ऊपर कौन निगरानी रखता है? एमसीए निगरानी रखता है। क्लियर है? हाँ जी सर। और क्या काम करता है एमसीए? तो द एफिलिएटेड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आर एज अंडर। अब एमसीए के कुछ एफिलिएटेड ऑफिस हैं। क्या ऑफिस है भैया? तो सबसे पहला उनका ऑफिस है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है हमको कि बहुत ही अगर कोई सीरियस फ्रॉड हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हमको करनी, उसके लिए ये ऑफिस बनाया गया। तो कब बनाया गया था ये ऑफिस? द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड इट हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग सिंस 1 अक्टूबर 2003। तो 1 अक्टूबर 2003 से भैया इस ऑफिस ने, शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, SFIO, फुल फॉर्म क्या है इसका? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये 1 अक्टूबर 2003 से इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी थी। नाम से ही समझ में आता है कि ये क्या देखेगा कि बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस फ्रॉड, एकदम करोड़ों अरबों खरबों रुपए में कोई फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कैसे उसको हम पकड़ सकते हैं। क्लियर है? पढ़ लेते हैं एक बार फिर भी। The government in the backdrop of major failure of non-banking financial institution, phenomenon of vanishing companies, plantation companies and the stock market scam। ओहो, स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी आपने जरूर देखी होगी। तो देखो इतने बड़े बड़े स्कैम होते रहे हैं इंडिया में, इन्हीं सब स्कैम को रोकने के लिए या ये हो रहा है तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये डेडिकेटेड ऑफिस बनाया गया, जो किसके अंडर में आता है या किससे एफिलिएटेड है? तो ये एफिलिएटेड है हमारा एमसीए से। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट आते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है सर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्यार से हम इसको बोलेंगे CCI, was established under the Competition Act 2002 for the administration, implementation and enforcement of the act and was duly constituted in March 2009। The following are the objectives of the commission। तो जो ये हमारा कमीशन है, कौन सा कमीशन है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कब बना था? तो ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था मार्च 2009 में। किस काम के लिए? तो एडमिनिस्ट्रेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। ठीक है, जो हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002 वाला, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए और उसके एनफोर्समेंट के लिए हमारा CCI बनाया गया। कब? मार्च 2009 में, जिसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? तो 2, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक है, मार्केट में आपको पता है कंपटीशन होता है, ठीक है, और मार्केट में कंपटीशन होना भी चाहिए। अगर मार्केट में कोई भी कंपटीशन ना हो, अगर मार्केट में मोनोपोली हो तो उस सिचुएशन में जो मोनोपोली वाली कंपनी वो अपने हिसाब से काम करेगी। ठीक है, उसके ऊपर कोई बाहरी प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि उसके पास कोई कंपटीशन है ही नहीं। वो जिस क्वालिटी का गुड जिस प्राइस में पब्लिक को ऑफर करेगी, अगर पब्लिक की मजबूरी है तो उनको मजबूरी में वो गुड्स लेना पड़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की, अगर रेलवे पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपसे अभी 5000 चार्ज कर रही है, कल को वो 10,000 चार्ज करे। और अगर आपके पास रेलवे के अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, वैसे तो अभी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, पर मान लो आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, आपको जिस पॉइंट बी पे जाना है वहां तो ना कोई भी टू व्हीलर जा सकती है, ना कोई बस जा सकती है, ना वहां पे एयरवेज या सीवेज के थ्रू जाया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आपको मजबूरी में एकदम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी आपको रेलवे का सहारा लेना पड़ेगा और रेलवे आपसे क्या करेगा? मनचाही, ठीक है, पैसा वसूल करेगा। तो इस केस में क्या हो जाता है? मोनोपोली में आपको एक तो कम क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं और हो सकता है प्राइसेस उसके हायर भी।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंडियन रेलवे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मोनोपोली मार्केट में जो एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसकी मोनोपोली है वो क्या कर सकती है, वो इस टाइप के काम कर सकती है। तो ऐसा काम कोई भी कंपनी ना करे जिससे पब्लिक को लॉस या अननेसेसरी उनको सफर करना पड़े, इसीलिए कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया, जिसको कौन मॉनिटर करता है, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है, जो किससे एफिलिएटेड है, एमसीए से एफिलिएटेड है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो इसी के साथ आते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 2 में, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन प्रमोट करने के लिए और कंपटीशन बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए भी ये काम करती है। फिर तीसरा इनका क्या काम है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद देन आफ्टर टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड में फ्रीडम रहे, तो ये काम भी ये देखती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ चैलेंज टू सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द एक्ट वाज अमेंडेड बाय कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2007। तो भैया क्या हुआ कि जो हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट था 2002 वाला, उसमें बहुत सारे लोगों ने लूप होल्स निकालना चालू कर दिए। इस बात को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने समझा, बाकी लोगों ने समझा, और सुप्रीम कोर्ट ने भैया इस एक्ट को चेंज करके क्या कर दिया, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट लाए और एक ऑल टुगेदर बन गया हमारा कॉम्पिटिशन अमेंडमेट एक्ट 2007। इसके पहले क्या होता था सर, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के पहले क्या होता था, तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के पहले हुआ करता था द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, ठीक है, 1969 में बनाया गया था हमारा एमआरटीपी एक्ट। हो सकता है आपने नाम कभी ना कभी सुना हो। इसको पूरी तरीके से रिपील कर दिया गया था, ठीक है, रिपील मतलब पूरा जड़ से खत्म कर दिया गया था। जैसे थैनोस था ना एंड गेम में, एकदम चुटकी बजाए सारी चीजें खत्म, ठीक है, ऐसा हो जाता है कि वो चीज कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। तो रिपील मतलब वही होता है थैनोस की चुटकी, ठीक है, चुटकी बजाई और वो सारी चीजें एग्जिस्टेंस से ही गायब हो गई। अब हम मानेंगे कि एमआरटीपी एक्ट कभी था ही नहीं, रिपील कर दिया, पूरा कंप्लीट उसको हटा दिया गया। उसकी जगह क्या आया, उसकी जगह हमने रिप्लेस किया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2009, और ये आपका नोटिफिकेशन की डेट। ठीक है। अब आगे आते हैं हमारे तीसरे ऑफिस पे, ठीक है, द थर्ड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यानी IICA, ठीक है, ये एक और हमारा कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑफिस है जो कि किससे एफिलिएटेड है, MCA से। अब ये क्यों बनाया गया, इसका क्या काम है, तो पढ़ते हैं। द IICA has been established by the Ministry of Corporate Affairs for capacity building and training in various subjects and matter relevant to corporate regulation and governance, such as corporate and competition law, accounting and auditing issues, compliance management, corporate governance, business sustainability through environmental sensitivity and social responsibility, e-governance and enforcement etc। तो भैया IICA हमारा क्या करता है, ये बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का काम करता है वेरियस सब्जेक्ट मैटर्स में। कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स, तो इतने सारे हमने सब्जेक्ट मैटर्स देखे अभी। कंप्लायंस मैनेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेट रेगुलेशन हो गया, फिर कॉर्पोरेट एंड कॉम्पिटिशन लॉ हो गया, अकाउंटिंग हो गया। तो ये सारी चीजों में ये एक बैलेंस बनाए रखता है और यही इसका काम है। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वन ऑफ द विंग्स ऑफ IICA, ठीक है, IICA की एक विंग, ठीक है, एक उनका पार्ट, क्या, तो द ICLS अकेडमी, ठीक है, IICA का एक विंग, एक पार्ट उनका ICLS अकेडमी। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, तो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग the induction and advanced training for probationary officer POs belonging to the Indian Corporate Law Service recruited through the common exam of civil services examination conducted by UPSC aspirants, ठीक है। तो UPSC जो एग्जाम करवाता है, जिसके द्वारा हम क्या सेलेक्ट करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, दैट इज PO, किसके लिए, बिलोंगिंग टू द इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, ठीक है। उस काम में क्या करती है हमारी ICLS अकेडमी, हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द इंडक्शन एंड एडवांस ट्रेनिंग, ठीक है, कंडक्ट कराना क्या, इंडक्शन और एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हमारे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को, जो किस फील्ड में काम करने वाले, तो जो हमारी लॉ की, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस की फील्ड में काम करने जा रहे हैं, जो किससे रिक्रूट होते हुए हैं, तो एक कॉमन एग्जाम, ठीक है, जो इतना भी ज्यादा कॉमन नहीं होता है, जिसका नाम क्या है, जो कौन कंडक्ट करता है, UPSC कंडक्ट करता है। क्लियर है? ठीक है। तो उसकी ट्रेनिंग कराना और इंडक्शन वगैरह कराने का काम कौन करता है, हमारी ICLS अकेडमी। ICLS अकेडमी क्या है, ये एक विंग है किसकी, IICA की। IICA क्या है, ये एक ऑफिस है जो किससे एफिलिएटेड है, MCA से एफिलिएटेड है। फिर से क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्लियर है? हाँ जी सर।
तो इसी के साथ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नीचे में जो ये 2-3 लाइन लिखी है किसी काम की नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म। और आपसे मैं बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बने रहना हमारे साथ। मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।